जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंडोर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय हमारे आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि एफकेट 2026 एफकेट 1 2026 आने वाला है, उसके लिए हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है जिसमें हम मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा पॉलिटी का लेक्चर 1 रहेगा। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा जिसमें आपको 3 वीडियोज में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मिल जाएगी। साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी मिल जाएगी, किस तरीके के एमसीक्यूज वो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो यार, संविधान क्यों जरूरी है, हमें ये जानना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम चले हमारे इतिहास में 1700 सेंचुरी के आसपास, तो उस समय एक चीज होती थी कि राजा ही लेजिस्लेटिव होता था। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है भाई? लेजिस्लेटिव का मतलब है जो लॉ बना रहा हो। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो लॉ को अप्लाई कर रहा हो। और जुडिशरी जो इन पे क्या रखी हो? चेक रखी हो। क्लियर है ये वाली बात? तो 17 सेंचुरी के आसपास एक नया आइडिया आता है कि अगर एक ही के पास सारी शक्ति होगी तो उससे क्या होगा? उससे होगा लोगों का शोषण, है ना। यहां से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाएगा। तो एक आइडिया आता है कि राजा के पास जो 3 शक्ति है उनको तीनों को अलग कर दो। मतलब लॉ बनाने वाले अलग रहेंगे, लागू करने वाले अलग रहेंगे, और उसके ऊपर नजर रखने वाले जुडिशरी होगी। तो पर ये लोग भी अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग ना करें, तो उसके लिए आता है रूल ऑफ लॉ की कानून की व्यवस्था। रूल ऑफ लॉ एवी डाइस करके एक जुडिश है ब्रिटिश के, उनने दिया था, जिसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कोई भी ये तरीके से ना कर सके। तो चलिए इंट्रोडक्शन बात करते। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। याद रखना, पॉलिटी मतलब हम यहां कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस भी देखेंगे, तब जाके ये बढ़ती है आपकी पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलिए, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ शेड्यूल्स और पार्ट्स है, आर्टिकल्स है, सोर्सेज है, कहां से लिया गया, कहां से हमने उसको लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट कहां से लिए, प्रीएम्बल कहां से, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है काहे के? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही अंदर लिखा गया है क्या? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट कैसे बनता है भारत में? कंपोजिशन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, और ये जाके बनाते हैं हमारा पार्लियामेंट। उनकी शक्ति क्या है? उनकी कार्य प्रणाली क्या है? कार्य करने की क्षमता, किसी भी काम को कैसे करेगी, क्या फंक्शन से, कैसे बिल पास होगा, कैसे बिल पास नहीं होगा, किसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए, ये सारी चीजें काय में लिखी गई है? आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। अब एग्जीक्यूटिव की पावर बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव ध्यान रखना, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कैसे? देखो, भारत में क्या ओवरलैपिंग है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। क्या होता है, जब पीएम साहब पार्लियामेंट जा रहे हैं किसी कानून को बनाने, तो वो लेजिस्लेटिव के पार्ट है, पर जब पीएम साहब किसी ऑर्डर पे साइन कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव होगा। इससे सरल तरीके से हम इसे नहीं समझ सकते, ध्यान रखना। तो चलिए, जुडिशरी हो गई इंडिया में। जुडिशरी क्या काम करती है? चेक बैलेंस बनाए रखती है, चेक रखती है किस पे? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के, कि वो आर्बिट्री एक्शन ना करे, मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? नीचे से ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी सिस्टम है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब फेडरलिज्म मतलब जो हमारे राज्य सरकार है उनके पास भी कोई शक्ति आए, वो उससे क्या बना सकते? कानून बना सकते। तो जब फेडरलिज्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट होगा। अब जब आप शक्ति या किसी के भी साथ कुछ एग्रीमेंट करते हो तो वो पेपर पे लिखा जाता है ना। जब यहाँ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। ये कहाँ लिखा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वजह से हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35 जो हमें फंडामेंटल राइट में पढ़ना है। ड्यूटीज पढ़नी है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ने, 3 इमरजेंसी प्रोविजंस है। एक तो हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और एक हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 इमरजेंसीज करनी है, और अदर एस्पेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाए, साथ साथ आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो जाए। अब अमेंडमेंट्स देखो, समय समय पे संविधान में अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ी है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल ये कि कुछ चीजें ऐसी है जिसको इजीली अमेंड किया जा सकता है, कुछ चीजें इतनी रिजिड है कि उसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। तो अमेंडमेंट्स पड़ेंगे, जैसे अमेंडमेंट 1 से लेकर अमेंडमेंट 42, आपको याद होगा 42 अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स रहे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, कहाँ से क्या हुआ है नया, जिसमें हम कुछ चार्टेड एक्ट्स पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, चार्टेड एक्ट्स पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट्स भी पढ़ेंगे। अदर इंपॉर्टेंट बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन हो गई, कैग हो गया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन 26 है ना 280 के तहत आता है, आप सभी को पता है आर्टिकल 280। इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट, कब किस दिन, जैसे हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम कब किया, हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ, लागू कब से हुआ, साथ साथ कुछ मिसलिनियस इंडियन फ्लैग और सॉन्ग्स, ये मिसलिनियस है पर इसी में हम इवेंट्स एंड डेट में से कवर कर लेंगे, जिसमें मिसलिनियस में आप परेशान ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात उस दिन से हमें समझ में आ गई थी जिस दिन से हमने आज़ादी की बात करी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ अत्याचार किया था, तो जो जो अत्याचार अंग्रेजों ने किया था हमें हमारे राइट्स चाहिए थे। याद करिए आप, वो नेहरू जी ने डिमांड करी थी फंडामेंटल राइट्स की, किस तरीके से होने चाहिए कि जो कोई भी इसे वापस ना ले सके। 1928 के आसपास की बात है, आप सभी को याद होगा मेरे हिसाब से। तो संविधान में आप कुछ नहीं देखोगे, अगर भारतीय संविधान को आपको समझना है इजी तरीके से, तो यार इसको अपने घर समझो, है ना, घर में जैसे घर के हिसाब से डिवाइड कर दो। साथ साथ अभी तक अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में जो अत्याचार भारतीयों के साथ हुए, लोगों के साथ हुए, बस उन्हीं अत्याचारों को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में प्रोविजंस है, जैसे स्लेवरी, बंधुआ मजदूरी, अनटचेबिलिटी, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो भारत में बार बार यूज होती रही है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने घर से जोड़ने की, तो पार्ट 1 क्या है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है भाई। देखो यस, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप घर बना रहे हो तो आपको प्लॉट का साइज पता होना चाहिए कि 2000 है कि 5000 स्क्वायर फीट है। अब जब आप घर बनाओगे, आपको जब प्लॉट साइज पता चल गया, घर बना लिया, तो पार्ट 2 क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में आप डिसाइड करोगे ना आपके घर में कौन रहेगा कौन नहीं, किया आया रास्ता चलता कोई भी रहने लगे। अब जब लोग घर में रह रहे हैं तो उनके कुछ मौलिक अधिकार हो गए, पार्ट 3 आ जाएगा, जैसे आपके कुछ मौलिक अधिकार है कि एजुकेशन, दवाई वगैरह। साथ साथ जब अब आपके कुछ मौलिक अधिकार है तो पेरेंट्स के भी कुछ जिम्मेदारी आ जाए। पार्ट 4 डीपीएसपी, कि आपको पढ़ाए अच्छे से, अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे से आपको ग्रो अप करे, अच्छी ग्रूमिंग करे, साथ साथ सिविक सेंस भी लाए आपके अंदर, ये सारी जिम्मेदारी है डीपीएसपी। अब पार्ट 4A आ जाता है। अब देखो आपके अधिकार मिल गए, पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारी मिल गई, तो पार्ट 4A में आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी यार, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की, आप जॉब लो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, ये सारी चीजें तो आपका काम है। बस अगर आप अपने घर को लेके चल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इससे इजी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आज भी आपको हम संविधान बनाने को दे दे तो आप ऐसे ही संविधान बनाएंगे जैसे 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। चलिए, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम बात करें कि डेट्स आपको ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। उसके पहले कुछ डेट्स है जो आप ध्यान रखिएगा। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया आता है, किससे आता है, एमएन रॉय साहब को आता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया एमएन रॉय साहब देते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, आइडिया का कौन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एमएन रॉय साहब देते। 1935 में आईएनसी से क्या कर देती है, अपने सेशन में पास कर देती है और इसकी लीगल डिमांड उठा देती है, किससे, अंग्रेजों से। क्लियर हो गई ये वाली बात, ऑफिशियल डिमांड आ जाती है। ठीक है, 1938 में नेहरू साहब डिमांड करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी या कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बाहर के इंटरफेरेंस के बना, बाहरी मतलब इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप बाहरी लोगों का नहीं होगा। 1940 आप याद करिए, 1940 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है हमें। इस दिन ऑगस्टे ऑफर आया था, ऑगस्टे ऑफर। क्या, क्यों याद रखना है हमें ऑगस्टे ऑफर, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, व्हाई वी हैव टू रिमेंबर ऑगस्टे ऑफर, क्योंकि इस दिन संविधान बनाने की डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड मान ली गई थी। याद करिए, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो रहा है, भारतीयों का सपोर्ट चाहिए किसको, अंग्रेजों को, इस वजह से बहुत सारी शर्तें मानी जा रही है। 1942 में क्या आता है भैया, क्रिप्स मिशन आता है,
भारत क्रिप्स मिशन आता है, याद रखिएगा कि अगर आप हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में मेहनत का साथ देंगे तो हम आपकी डिमांड मान लेंगे। उसके बाद 1946 द लास्ट डेट विच वी हैव टू रिमेंबर बेसिकली द कैबिनेट मिशन। व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन? 3 लोग आए थे, पेट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स जो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, साथ साथ अब आए थे कौन? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इस मिशन को लेके आए थे और इस मिशन में मान ली गई थी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ये सारी चीजें इसमें लिख दी गई थी। क्लियर है? तो फिर 1946 में क्या बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहली बार कब बैठेगी? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें कौन कौन बैठेगी, कितने लोग रहेंगे, ये और हमें जानना है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बॉयकॉट किया था। चलिए फटाफट कुछ डाटाज हमारे पास होने चाहिए जिससे हम बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात मान ली गई है क्रिप्स वो कैबिनेट मिशन के तहत, और कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर हो गए? 389 मेंबर्स रहेंगे। याद रखना 389 मेंबर्स रहेंगे। इसमें गलती मत करना। 296 कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, ठीक है। और 70 कहां से लिए जाएंगे हमारे, सॉरी 93 कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से आएंगे। कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से जो भी आएंगे वो क्या रहेंगे? नॉमिनेटेड रहेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना, नॉमिनेशन रहेगा उनका। साथ साथ अब बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया से आने वाले की। तो ब्रिटिश इंडिया से कौन कौन रहेगा? बात करते हैं, मुस्लिम्स रहेंगे, सिख्स रहेंगे, जनरल रहेंगे। ये सब इलेक्टेड किए जाएंगे किसके द्वारा? 1946 के पहले जुलाई या अगस्त में इलेक्शन हुए थे स्टेट्स के, अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो वो लोग इनको चुनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो जो इलेक्टेड लोग आएंगे तो 208 आएंगे कहाँ से? कांग्रेस से, ठीक है, ध्यान रखना। 73 आएंगे मुस्लिम लीग से और 15 रहेंगे लोग इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये फॉर्मेशन रहेगा हमारा 9 दिसंबर 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ध्यान रखना अभी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं हुई है, इसलिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली बात, सभी को क्लियर है? अब देखिए 9 दिसंबर, यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 के दिन ये लोग पहली बार मिलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? पहली बार मिलते हैं, जिसमें कितने लोग आते हैं? 211 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 211 लोग, ठीक है। 208 आते हैं कहाँ से? 207 आते हैं कांग्रेस से, और 4 होते हैं कहाँ से? इंडिपेंडेंट। और मुस्लिम लीग इसका बॉयकॉट करती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस कि मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विरोध किया। कौन सी वाली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 काम थे यार, ध्यान रखना। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट चलाना, ठीक है, और एक क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना। 2 काम थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग पार्ट रही, पर संविधान बनाने में पार्ट नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिमांड कर दी थी काय की? अलग से एक नेशन की। क्लियर है ये वाली बात सभी को? अब 9 दिसंबर बॉयकॉट होता है, तो हमारे पहले अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली है, 211 लोग मिले पहले दिन। अब इनका कोई हेड होगा, तो फ्रेंच प्रैक्टिस पे जो हुआ था, जो सबसे सीनियर रहेगा वो उस दिन क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो हमारे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन रहे? जी सचिदानंद सिन्हा साहब। ध्यान रखिएगा, है ना, सचिदानंद सिन्हा साहब को आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ अब जब वो हेड हो गए, इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में कौन चुने गए हमारे प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहां गलती मत करिएगा। जब जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी तो उसके मुखिया कौन रहेंगे भाई? राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। और पहली बार 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। ये क्या रहे? हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट रहे। क्लियर है? पर जब जब इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी या बात करेगी, तो उस समय प्रेसिडेंट रहेंगे जीवी मालवांकर साहब। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो आपके हेल्प में मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से कभी कभार पूछ लिया जाए। लेजिस्लेट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिल रहा है तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अगर इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे मिल रहा है तो कौन है? जीवी मालवांकर। ये अब 2 फैक्ट याद रखिएगा, यहां से गलती मत करना। अब क्या हुआ भाई? भारत का विभाजन हो गया, बात हो चुकी है भारत के विभाजन की, तो हमें नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, ठीक है, नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत का विभाजन हो गया, तो 299 लोग रहेंगे। कितने रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में कितने रहेंगे? 299 लोग रहेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? जिसमें से 229 आएंगे कहां से? ब्रिटिश इंडिया से। और कितने रहेंगे? 70 रहेंगे कहां से?
प्रिंसली स्टेट से। बस ये जो रहेगी ये हमारी फाइनल क्या हो गई, ये हमारी फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई, जो कि काम करेगी कब तक, 24 जनवरी 1950 तक। ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करना बंद कर दिया था 24 जनवरी 1950 तक, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाने की कमेटी के तौर पे, पर इंटरिम गवर्नमेंट कब तक चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फॉर एग्जांपल मान लो 1950 मई ले लो, मई 1952 तक ये सरकार इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब राजेंद्र प्रसाद की जो टीम थी वो किस दिन बैठना बंद कर दी थी, 24 जनवरी, और जीवी मालवंकर की टीम कब से बैठना बंद कर दी थी, जब भारत के पहले इलेक्शन हो गए थे। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? चलिए तो अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। अब भैया 9 दिसंबर को बैठे, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते कौन, जवाहरलाल नेहरू। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जाके आगे क्या बनेगा आपका, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बनेगा। और ये पास कब कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? चलिए मेरे हिसाब से क्लियर होगा। हाँ, अब 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। ये लाइन समझने के पहले हम जरा कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, यहां तक आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे हिसाब से क्लियर होगा जो बीच बीच के फैक्ट छूटे हैं। अब चलिए हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या संविधान बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, संविधान बना रहे थे। तो संविधान बनाते हुए अब क्या है, सारे देशों से संविधान इकट्ठा किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कहां से क्या लिया। तो फाइनल ड्राफ्ट कब लाया गया, फाइनल ड्राफ्ट कब लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डेट याद रखनी है। फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट लाया गया। फिर फर्स्ट रीडिंग मान लो, ये क्या होगा, ये फर्स्ट रीडिंग हो गई है संविधान की। इसमें क्या डिसाइड हो गया, कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट नहीं रखना है, किस में अमेंडमेंट करना है, कौन सा चेंज करना है, ये सारी चीज हो गई। अब जब सेकंड रीडिंग होती है, लॉन्गेस्ट रीडिंग रही है उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन की, का वो डेट याद रखिए आप। तो सेकंड रीडिंग रही है 15 नवंबर 1948 से लेके, ठीक है, 17 अक्टूबर 1948 तक। क्लियर है ये वाली, 1949 तक। क्लियर है, 1949 ये सेकंड रीडिंग रही है, जिसमें अब सब कुछ मैक्सिमम चीजें फाइनल हो गई है कि हाँ हमारा भारत का संविधान ऐसा रहेगा। अब याद रखिएगा लास्ट मीटिंग कब होती है, लास्ट मीटिंग जो होती है थर्ड रीडिंग, तीसरी रीडिंग फाइनल रीडिंग की, ये फाइनलाइज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैक्सिमम मान लो वोटिंग भी हो सकती है। 14 नवंबर 1949 इस दिन हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे भी रहा है, जो कि कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ये इस दिन हमारा संविधान। और लास्ट दिन 26 नवंबर 1949 को ये पास कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें 284 लोगों ने क्या किए थे, साइन किए थे। ध्यान रखना क्या किए थे, 284 लोगों के द्वारा साइन किए थे। 299 में से उस दिन प्रेजेंट कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 284। क्लियर हो गया। तो अब जो हमने अभी बताया था कब पास हुआ है, इस दिन हुआ है। तो जो ये मैं ये रब कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। तो 26 नवंबर 1949 आपने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। पर कमेंस कब किया, ध्यान रखना, कमेंस कब किया है, 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1931 से हम इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पे बनाते आ रहे थे। तो इस दिन की वैल्यू कम ना हो जाए, इसलिए हमने इसको क्या रखा था, इस वे में रखा था। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? चलिए मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको क्लियर हुई होगी। तो एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था, ऑफिशियल डिमांड 1935 में हुई थी। ध्यान रखना 1935 में, 36 नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 46, कितने 15 वुमेन मेंबर रहे। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो लाइन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर रिपब्लिक कंट्री है ना, फॉर रिपब्लिक नेशन है, ध्यान रखना, फॉर रिपब्लिक नेशन है, ठीक है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, अलाबामा का है, पर वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया का रिपब्लिक नेशन है। क्लियर है, ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। इंटरिम गवर्नमेंट फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर जी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब रहे। फिर प्रेसिडेंट कौन, राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी और
वीटी कृष्णाचारी। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन रहे? बीएन राव साहब रहे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947 नहीं, हाँ 1947। द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मालवांकर, क्यों? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे। और द इंडियन फर्स्ट मेंबरशिप कॉमनवेल्थ को हमने रेक्टिफाई किया था 26 जनवरी 1949 में। अब आ जाते संविधान बनाते टाइम कुछ ड्राफ्टिंग कमेटीज रही थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटीज को कब गठित किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। इसके चेयरपर्सन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, जो कि पूरे होल सो रिस्पॉन्सिबल थे। उनके साथ 7 लोग और रहे, तो हाँ 6 लोग और रहे। अलीवर्दी कृष्णाचारी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एन मित्तर, जो कि बाद में रिप्लेस करे गए थे एन माधव राव के द्वारा, और डीपी खेतान, लेटर रिप्लेस्ड बाय टीटी कृष्णाचारी। ये 2 लोग रिप्लेस हुए थे, मतलब टोटल हमारे पास 6, 2 8 लोगों को आपका नाम याद रखना है जो कि रिप्लेस भी हुए थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। तो कुछ कमेटीज है, इस बार बहुत से एग्जाम्स में ये कमेटीज डायरेक्ट पूछी गई है। तो यूनियन पावर कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, है ना? क्लियर है? डील विद द पावर असाइनिंग टू द यूनियन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या थी? चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। दिस कमेटी फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमेटी की जिम्मेदारी थी कि केंद्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब केंद्र की पावर कैसी रहेगी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस कमेटी फोकस्ड ऑन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स के पास कैसी पावर रहेगी, कितनी पावर रहेगी, क्या रहेगी, ये सारी चीजें इसमें डिसाइड करी गई थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडिंग एरियाज। चेयरपर्सन कौन थे? सरदार पटेल थे। द कमेटी हैड सेवरल सब कमेटीज, बहुत सारी इसकी कमेटी रही थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जीबी कृपलानी, माइनॉरिटी कमेटी एससी मुखर्जी। अब याद रखना, एससी मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द माइनॉरिटी सब कमेटी। रूल एंड प्रोसीजर कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या रूल रहेंगे कि भैया रूल एंड प्रोसीजर तो आज भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल फ्रेमिंग ऑल द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सेम है, जो आज संविधान की सारी शक्ति है, कैसे क्या रूल ऑफ बिजनेस होगा पार्लियामेंट का, ये शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ऐसा ही ये हमारा पुराना पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो उसकी जो भी रूल ऑफ बिजनेस है वो किसके हाथ में है? राजेंद्र प्रसाद के हाथ में है। स्टेट कमेटी की बात करें, कमेटी ऑन नेगोशिएटिंग विद द स्टेट, कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। विद द कमेटी फोकस्ड ऑन द नेगोशिएशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। स्टेलिंग कमेटी चेयर्ड बाय द राजेंद्र प्रसाद। दिस कमेटी ओवरसॉ जर्नल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये देखिए, अब हम जब फीचर्स ले रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये अलग अलग नेशन से लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो इंडो डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम पेज चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, इजी हो जाएगा। कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें उठाई है। बात करते हैं ब्रिटेन से, तो हमने कौन सा फॉर्म लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिया। बोलने की बात है लिया यार, 200 साल से हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ही आदत थी, तो हमने उसी को लिया है, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चला सकते। पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। रूल ऑफ लॉ लिया, अभी बताया था, ब्रिटेन के एडवाइजरी जज साहब एवी डाइस उनने दिया था ये। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया वहां से। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है, सिंगल सिटीजनशिप रिटेन इन द आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट सिस्टम लिया है, प्रीगोटिव रिट्स लिए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए हैं और बाइकैमरलिज्म लिया है। ये चीजें हमने सारी कहां से ली है? ब्रिटेन से लिए, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आयरलैंड से क्या लिया हमने? डीपीएसपीज लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। आयरलैंड ने किससे लिए थे? स्पेन से लिए थे, ध्यान रखना। आयरलैंड ने किससे लिए? स्पेन से लिए, और हमने आयरलैंड से लिए। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है, जैसे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें हमने कहां से ली? आयरलैंड से ली है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे स्टेट्स और सेंटर दोनों लॉ बना सकता है। आर्टिकल 108 एग्जांपल जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया जॉइंट सिटिंग। सिर्फ
सिर्फ याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, बाकी सब पे ज्वाइंट सिटिंग है। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, कि भैया ट्रेड एंड कॉमर्स की कैसी क्या फ्रीडम रहेगी, ये हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। यूएसएसआर की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए, आर्टिकल 51A। अमेंडमेंट कौन सा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। द आइडियाज ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फ्रांस, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल। जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हमने कहां से ली है, अफ्रीका से। जर्मनी से क्या लिया, कनाडा से, फेडरलिज्म विच सेंटर इज स्ट्रॉन्ग देन द स्टेट। हमने कनाडा से लिया है कि भैया फेडरलिज्म है, पर कैसा फेडरलिज्म, यूएस फेडरलिज्म नहीं लिया हमने कौन सा लिया, कनाडा का लिया, जहां सेंटर स्ट्रॉन्ग है स्टेट से। रेसिडुअरी पावर वास्टेड इन द सेंटर, रेसिडुअरी पावर वो पावर होती है ना वो स्टेट लिस्ट में लिखी है, ना वो यूनियन लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, एडवाइज जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब एडवाइस लेते हैं हमारी राष्ट्रपति महोदय, ये वो वाला है। जापान से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, हमने क्या लिया, जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यूनाइटेड यूएसए से क्या क्या लिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में दिया है, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हमने कहां से ली, यूएसए से ली। आ जाइए प्रीएम्बल को डिस्कस करते। तो प्रीएम्बल हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह बनाया। अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ेंगे और प्रीएम्बल देखेंगे तो कॉमन सी चीज है। तो पहली चीज प्रीएम्बल है ना, जस्ट अ सेकंड में पानी पी लूं। तो विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो हमारा है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये नंबरिंग याद रखनी है। पहले पे क्या है, एस है, दूसरे पे एस है, थर्ड पे एस है, 3S 1 2 3, फिर डी आ जाएगा फोर्थ, और फिफ्थ आ जाएगा आर। तो आपको ये याद रखना है SSDR, SSDR आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे आपको कई बार पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मेशन है सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का। जस्टिस की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे हम, है ना। अब ये सुनवाई नहीं होगी, कैसे जस्टिस देंगे, देखो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी गई है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस आने में क्या लगता है, टाइम लगता है, तो हम इसको धीरे धीरे लाएंगे। इसके लिए हमने क्या रखा, डीपीएसपीज रखे। डीपीएसपीज रखे जो क्या है, नॉन जुडिशियबल है, क्योंकि ये टाइम लगता है भाई, 100 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। पर पॉलिटिकल अधिकार देने में हमने क्या किया, एक लॉ बनाया जिससे सारे पॉलिटिकल अधिकार एक होगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जुडिशियल है, क्योंकि अगर इसका ब्रीच होता है तो आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है वर्ल्ड में। इंडिया कुछ 1-2 देशों में ऐसा देश है जो हमारे सिर्फ पॉलिटिकल इक्वेलिटी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी आपको देना चाहता है। लिबर्टी की बात करें, अथॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी क्या है भैया, आपको बोलने का अधिकार है, सब कुछ है, आप अपना विश्वास रखिए, उसमें कुछ नहीं। इक्वेलिटी देगा, अपॉर्चुनिटी देगा सबको बराबर की, फर्टिनिटी देगा। और हमने इसको अडॉप्ट कब किया, देखो अडॉप्ट की डेट ध्यान रखना है, इसमें क्या लिखी है, ये नवंबर 1949।
और अब थोड़ा बहुत एक दो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बेरूबारी यूनियन केस है, तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था ना ये लिमिटेशंस है ना ये पावर देता है किसको, हमारे पार्लियामेंट को, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी बुक लेते हो उसके पहली पेज पे समरी लिखी रहती है, बस ये उसी तरीके की समरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से आती भाई, शक्ति कहां से आती, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप लोगों से हमारे पार्लियामेंट को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। लोगों ने, भारतीय लोगों ने संविधान को अपनाया है, तो शक्ति कहां से आती, वहां से आती। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, इट डिफाइन इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कैसा भी है इंडिया, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। क्लियर है। Objective of the Constitution, preamble outline the goal of justice, liberty, equality and fraternity for all the citizens। अब सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिस्ट कौन सा, गांधीयन सोशलिस्ट है, ध्यान रखना, जिसमें हम सबको लेके चलेंगे। सोवरेन, सेकुलर की बात है, भारत का मतलब स्टेट का कोई भी धर्म नहीं रहेगा, सारे धर्म उसके लिए क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लियर है। डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949। अमेंडमेंट्स कौन सा है भैया, 42nd अमेंडमेंट है, जिससे क्या 3 वर्ड जुड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। SSI, सीनियर सब इंस्पेक्टर, ध्यान रखना, सीनियर सब इंस्पेक्टर काय से आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। क्लियर है ये वाली बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, प्रियम्बल एक्ट एज अ गाइड एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन, क्या हमें एक गाइड बता देता है कि संविधान में क्या है क्या नहीं है, पर लीगलाइज सिर्फ लोगों को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। नो डायरेक्ट एनफोर्सेबल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये किसी भी प्रकार की पावर नहीं देता है, ना ही किसी प्रकार की लिमिटेशंस लगाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज ऑफन रेफर्ड एज अ सोल एंड की ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल एंड वैल्यूज। अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना और इसके बारे में समझना है तो आप प्रियम्बल पढ़ के काम चला सकते हो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंस्पिरेशन ऑफ इट्स पीपल। भैया जो जो बातें उसमें लिखी गई है वो सारी, देखो अब ये कहना भी ज्यादा गलत नहीं होगा कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट है, और इस तरीके से उसको जस्टिफाई किया गया है कि हमें समझ में आ जाए कि भारतीयों को क्या क्या मौलिक अधिकार देने हैं या क्या क्या भारतीयों की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमें नहीं मिली, भारत की जो नई सरकार है वो सारी चीजें वो हमें देगी। लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अफर्ड प्रियम्बल एज इंपॉर्टेंस इन पर्टिकुलर केशवानंद भारतीय केस। अब केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया इंटीग्रल पार्ट है। क्यों कहा, उनका आइडिया ये था कि भली बाद में बना हो प्रियम्बल, पर बनाया संविधान के फाउंडिंग फादर्स के द्वारा ही बनाया गया है क्या प्रियम्बल, इसलिए वो क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है ये वाली बात, इट डिक्लेयर्ड है ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि शेड्यूल्स एक बार खत्म हो गए तो आपको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। क्लियर है ये वाली बात, आपको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फर्स्ट शेड्यूल की देखो, शेड्यूल होते क्या है, देखो यार हमारे पार्ट्स है, पार्ट 1 2 3 4। अगर अब इनमें हर कुछ नहीं लिखेंगे तो पार्ट 1 में जो चीजें लिखी जाएगी, जैसे किसी नए स्टेट का नाम लिखना है ये, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में लिख दीजिएगा। लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा कवर करता है, आर्टिकल 1 to 4 करता है। 1 to 4 की जो भी नई चीजें वो काय में ऐड कर दी जाएगी, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में ऐड कर दी जाएगी। सेकेंड शेड्यूल डील विद द एलिमेंट्स अलाउंस प्रिविलेजेस ऑफ हाई रैंकिंग स्टेट ऑफिशियल इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड कैग। इन सबकी सैलरीज अलाउंस क्या रहेगा वो कहां दिया है, सेकंड शेड्यूल में लिखा है। कौन कौन से आर्टिकल कवर करता है, अब आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर ये याद रखने की जरूरत है कौन कौन से ऑफिशियल्स को ये कवर करता है। 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो क्या कंटेन है भाई, शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस पब्लिक ऑफिशियल इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस, स्टेट जजेस एंड कैग। इन सब की शपथ ग्रहण चीजों को कवर कौन करता है, थर्ड शेड्यूल।
कवर द आर्टिकल 75, 99, 124, 148, 164, 188 एंड 219। फोर्थ शेड्यूल की देखें तो फोर्थ शेड्यूल डिटेल द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर ईच स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। जो भैया राज्यसभा से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में उनकी कैसी सीट्स रहेगी वो कहाँ लिखी गई है, फोर्थ शेड्यूल में। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 4 एंड 80। आर्टिकल 4 क्या है भाई, आर्टिकल 4 में दिया गया है कि 1, 2, 3 के तहत जो भी आप अमेंडमेंट करोगे उसमें आपको अमेंडमेंट आर्टिकल यूज नहीं करना, अंडर आर्टिकल 368 नहीं करना है। फिफ्थ शेड्यूल की बात करते, प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। फिफ्थ शेड्यूल कहां से डील करेगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब से, कवर आर्टिकल 244(1). सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो हमारे 7 सिस्टर्स वाले एरिया है उसमें आपको याद रखना आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एडमिनिस्ट्रेशन की ट्राइबल एरिया की बात करता है। आर्टिकल कवर कर रहा है 244(2) एंड 275(1). ये दो आर्टिकल 6 शेड्यूल से कवर हो जाते हैं। 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 शेड्यूल डिटेल द विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। भैया पावर का सेपरेशन ऑफ पावर की चीजें काय में लिखी गई है, 7th शेड्यूल में लिखी गई है। 3 लिस्ट कवर करता है ये, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल्स। 8th शेड्यूल में अब कई बार क्वेश्चन आया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई है इंडिया की, कितनी है, 14 लैंग्वेज थी पहले, अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो फर्स्ट 14 ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखना, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया। नाउ उड़िया थी, अब उड़िया हो गई है। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और रिमेनिंग 21st अमेंडमेंट से कौन सी ऐड करी हमने, सिंधी। 71st अमेंडमेंट से कौन सी ऐड करी हमने, कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली। फाइनली 92nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी ऐड करी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली। ये कुछ लैंग्वेजेस है जो तुम्हें याद रखनी है, और कौन से अमेंडमेंट से आई है वो भी इसमें मेंशन कर दिया है। 9 शेड्यूल की बात करें, टोटल कितने शेड्यूल है हमारे, 12, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्चुअल कितने थे, 8 थे, अब बढ़ के 12 हो गए। कंटेन एक्ट एंड रेगुलेशन दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9 शेड्यूल कहां से आया, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। 10th शेड्यूल की बात करें, कंटेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ग्राउंड, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल रिलेट्स विद द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 52nd। आयाराम गयाराम की स्टोरी आपने सुनी होगी, जब हम CDS के लिए क्या कर रहे थे, पॉलिटिक्स पढ़ा रहे थे, तब हमने इसको डेप्थ में पढ़ा था कि आयाराम गयाराम। आज आप कांग्रेस में हो, कल BJP में हो, कांग्रेस से आप MLA हो और कहाँ चले गए, BJP में चले गए, तो आप एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लग जाएगा आप पे, आपको MLA की सीट छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है ये वाली चीज। 11 शेड्यूल की बात करते हैं, 11 शेड्यूल स्पेसिफिक, अब ध्यान रखना, पंचायती पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ में लिखा है, 11 शेड्यूल में। कौन से आर्टिकल को कवर करता है, 243G को। और ये कई बार पेपर्स में पूछा गया है, एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। कब ऐड किया गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। 12th शेड्यूल, अब 11 शेड्यूल का है, पंचायत का है, तो 12th शेड्यूल का रहेगा, म्यूनिसिपैलिटीज का रहेगा, जो कि उसकी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें बताएगी। आर्टिकल है 243W, ठीक है, MW से याद रखना। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो कौन सा है, 73rd रिलेट्स विद द 11th शेड्यूल फॉर पंचायती, 74th 12th शेड्यूल रिलेट्स विद द, कौन सा है, रिलेट्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट एंड आर्टिकल, तो 25 पार्ट है करेंटली, 25 पार्ट हो चुके। ओरिजिनल कितने थे, 12 थे, हमने समय समय पे पार्ट बढ़ा दिए गए जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये पार्ट है। तो पार्ट 1 में क्या, यूनियन एंड टेरिटरी है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट 3, 4 DPSPs, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर पार्ट 5 में आपको यूनियन गवर्नमेंट मिल जाएगी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशरी और कैग। स्टेट गवर्नमेंट सेम है,
अगर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा एक माइनस करने की, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो ये सारे पार्ट्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द, अगर पार्ट्स की बात करें, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 2 में 5 to 11, पार्ट 3 में 12 to 35, पार्ट 4 में 36 to 51, 4A में 51A, 5 में 52 to 151, 6 में 152 से 237 और पार्ट 7 में 238, पार्ट 8 229 से 242, पार्ट 1 मिनट, हाँ पार्ट 8, पार्ट 9 में क्या है 243 243O, पार्ट 9A में 43P से 44, ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 10 में शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, पार्ट 11 में आपका स्टेट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। पार्ट 12 में आपका आ जाएगा फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है। पार्ट 12 में आ जाएगा आर्टिकल 301 से 307, फिर आ जाएगा आपका 13, 11, 12, 13, हाँ पार्ट 14 में आ जाएगा 308 से 223, 14A में 223 से 223B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको कवर करने हैं, क्लियर है ये वाली बात, जिसमें हम आर्टिकल 25 तक जाएंगे, जिसमें क्या है 19 आर्टिकल 393 से 395, क्लियर हो गई ये वाली बात। ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज सारी चीजें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज मेरे हिसाब से जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पार्लियामेंट के वो कवर हुए। कल से इन डेप्थ चीजें हम आर्टिकल 1 से लेके कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी तक कवर करें, जिसमें 3 या 4 पार्ट्स में आपको पूरी पॉलिटी मिल जाए, जो कि आपके लिए क्या रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।